तो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग हैंडलिंग। ठीक है, स्ट्रिंग हैंडलिंग जो टॉपिक है ये हम डिस्कस करेंगे, मतलब स्ट्रिंग के बारे में हम बात करेंगे ओवरऑल कि स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे ये काम करता है और स्ट्रिंग पे क्या ऑपरेशन होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे कि स्ट्रिंग होता क्या है और जावा के अंदर स्ट्रिंग का क्या मतलब है, इन जनरल स्ट्रिंग का क्या मतलब है, ये हम जानेंगे। आप लोग बताइए, आप लोगों के हिसाब से स्ट्रिंग क्या होती है? कभी आप लोगों ने इसके बारे में कभी कुछ पढ़ा है? सी में शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इन जनरल जो स्ट्रिंग की डेफिनेशन होती है, सर सी नहीं पढ़ा है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप इन जनरल बोल सकते हो। इन जनरल स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है, या आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होती है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। जैसे अगर आप कोई लेटर लिख रहे हो तो उसे एक कैरेक्टर बोला जाता है। कोई एक लेटर आप लिख रहे हो तो उसे एक कैरेक्टर बोला जाता है, लेकिन कई लेटर यानी कि कई कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को हम एक स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग इन जनरल, मतलब दिस इज अ जनरल डेफिनेशन, जेनरिक डेफिनेशन। द स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जैसे एक बार मैंने ए लिखा तो ये कैरेक्टर है, फिर बी लिखा तो ये कैरेक्टर है, फिर सी लिखा तो ये कैरेक्टर है। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं और कई कैरेक्टर के कॉम्बिनेशंस अगर बना दिए जाएं, जैसे इन तीनों चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये ए बी सी एक साथ लिख दिया गया तो इसे स्ट्रिंग बोलते हो। आपको जावा में पता है ना कि कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोड में लिखा जाता है। ठीक है, कैरेक्टर हमेशा कैसे लिखा जाता है? सिंगल कोड के अंदर। अगर कोई कैरेक्टर है तो सिंगल कोड में आप ऐसे डालोगे, ऐसे सिंगल कोड के अंदर आप डालोगे। और जो स्ट्रिंग होती है उसको हमेशा डबल कोड में लिखा जाता है। चलो ठीक है, बट बहुत सारे अब एक साथ अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको हम बोलेंगे ये स्ट्रिंग हो गई, ये स्ट्रिंग हमारी हो गई, ये स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, तो स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी एरे पढ़ा हो कभी, एरे, तो ऐसा आप बोल सकते हो, एक और स्ट्रिंग की डेफिनेशन बोल सकते हो, कि स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे। ये एरे का इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब एरे जैसे मेमोरी में बनता है। या एक और डेफिनेशन बोल सकते हो कि स्ट्रिंग इज द एरे ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप। ऐसे बोल सकते हो, स्ट्रिंग इज द एरे ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप का एक एरे होता है मेमोरी के अंदर जो बनता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि स्ट्रिंग इज द एरे ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया ये इंटरनली एरे को यूज भी करती है। ठीक है, बहुत सारी मतलब डेफिनेशन हो सकती है। इट हैव मेनी मोर डेफिनेशन। देखिए, प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि स्ट्रिंग एक ऐसी चीज़ है यार, ये तो आना ही चाहिए, इसके बिना तो प्रोग्रामिंग का बंदा समझ लो कि पत्ता भी नहीं हिलने वाला है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप भी है जावा के अंदर, या हर जगह होता है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि अगर सपोज करो किसी वेबसाइट में आप लॉगिन करने जाते हो तो लॉगिन का आपको एक फॉर्म मिलता है ना, जिसमें आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारा डिटेल डालते हो। चाहे वो आप किसी वेबसाइट का उठा लो, चाहे वो ऐप का उठा लो। तो जब भी किसी वेबसाइट या ऐप में आप लॉगिन करते हो और क्रेडेंशियल फिल करते हो और डेटा डालते हो, डालने के बाद उस पर ऑपरेशन करते हो, तो वो सारा डेटा जो यूज़र देता है वो किस फॉर्म में देता है? स्ट्रिंग फॉर्म में देता है। तो इसीलिए इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, कि भाई ये क्या होता है, इस पर कैसे काम करा जाता है और जावा में इसको यूज करने का क्या रूल है और रेगुलेशन है। राइट, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप है एक तरह से। तो
तो स्ट्रिंग इज अ नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन को हम एक स्ट्रिंग बोलते हैं, या इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे। इंटरनली ये मेमोरी में एरे बनाता है, कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनता है। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का एरे कैसे बनता है मैं आपको एक दिखा देता हूँ। वैसे एरे कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता दूं। देखो ऐसे बनता है, जैसे आप इंटीजर टाइप का एरे बनाना चाहते हो तो लिखो इंट और उसके बाद एक्स, ये एरे कहलाता है। वैसे एरे मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इंट, ये मैंने एरे बना दिया, तो ये एरे होता है, जैसे इंटीजर टाइप का एरे हो गया। ऐसे कैरेक्टर टाइप का एरे बनता है, ऐसे कैरेक्टर सी, नाम तो कुछ भी दे दीजिए, और एरे बनाने के बाद इसके अंदर आप डेटा दे दीजिए। किस टाइप का डेटा देंगे आप? कैरेक्टर टाइप का डेटा देंगे, ये इस तरह से। तो इंटरनली मतलब स्ट्रिंग इस तरह से वर्क करती है। ठीक है, अब जैसे मुझे एक सिंगल कैरेक्टर लिखना है तो सिंगल कोड में मैं लिखूंगा। जैसे मुझे लिखना है जावा, तो जे फिर कॉमा फिर ए फिर वी फिर कॉमा फिर ए, जावा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से कैरेक्टर टाइप का एरे होता है। तो इसे पढ़ना और किस लिए ज़रूरी है? इसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप ऐप बनाओगे, वेबसाइट बनाओगे, उसमें काम करोगे, तो भाई वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, 110% ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कभी भी डेटा यूज़र से जो आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा। कहीं आपको कहीं से फाइल से डेटा लेके आना है, किसी फाइल से नेटवर्क से डेटा उठाना है, वो किस फॉर्म में होगा? स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। कई बार आपसे डेटा बेस से डेटा आ रहा है, आपने डेटाबेस से डेटा निकाल लिया, अब उसके अंदर कोई कैरेक्टर है, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन फेच करा, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, उसके अंदर से मुझे सब स्ट्रिंग निकालनी है। जैसे किसी प्रोडक्ट का नाम बहुत बड़ा है, प्रोडक्ट का नाम बहुत बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लेनोवो का लैपटॉप है या कोई मॉडल है, तो वो बहुत बड़ा एक नंबर है या बहुत बड़ा मॉडल नंबर है, उसमें से मुझे 3 कैरेक्टर निकालना है, तो ऐसी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग निकालना, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना, स्ट्रिंग के अंदर से स्ट्रिंग को ऐड करना, है ना, स्ट्रिंग को रिप्लेस करना, स्ट्रिंग को डिलीट करना। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, इसीलिए हम स्ट्रिंग को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि द प्रोसेस ऑफ performing operation over the string is called string handling। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रिंग हैंडलिंग का मतलब क्या होता है। स्ट्रिंग हैंडलिंग का मतलब स्ट्रिंग हैंडलिंग के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना, स्ट्रिंग के ऊपर द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ओवर द स्ट्रिंग, है ना, इज कॉल्ड स्ट्रिंग हैंडलिंग। एंड व्हाट आर द ऑपरेशन? लाइक स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करना, है ना, लेंथ काउंट, स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना, स्ट्रिंग को रिप्लेस करना, स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग निकालना, है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है हमें। तो ऐसे एटसेट्रा ETC बहुत सारी ज़रूरत पड़ सकती है। और मैं आपको बता दूं, ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी भी इंटरव्यू में चले जाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक स्ट्रिंग के अंदर से वॉवल निकाल के दिखाओ, एक स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग निकाल के दिखाओ, स्ट्रिंग के थ्रू ये इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाओ, या इस स्ट्रिंग के अंदर से डुप्लीकेट कैरेक्टर को रिमूव करो, या ऐसे बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपको दिया जाता है, बस जस्ट बिकॉज ऑफ ताकि आप लॉजिकली कितने स्ट्रांग हो ये आपसे देखा जाए। ठीक है यार, तो फिर जावा में क्या होता है आपको पता ही है, मैं शुरू से ही बताते चला आ रहा हूँ। जावा में हर एक काम के लिए क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, वेरिएबल सब बने बनाए हैं। तो जावा इज़ ऑल अबाउट द क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड, वेरिएबल, हर एक काम। यानी कि अब एक्चुअल देखा जाए तो ये जावा पढ़ रहे हो आप, है ना, और जावा की टॉपिक्स पढ़ रहे हो आप। ठीक है, ऊप्स के कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हो। ऊप्स के कंसेप्ट में तो आपने क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस जैसी चीज़ों को समझा। यहाँ पे आप एक जावा की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ओवर द स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग हैंडलिंग। एंड इन जावा in order to handling the in order to perform string handling operation, Java provides following
क्लासेस। ठीक है ना, जावा ने स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए फॉलोइंग क्लासेस प्रोवाइड करी, यानी कि जावा के अंदर स्ट्रिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन है, स्ट्रिंग के ऊपर जो ऑपरेशन आप करने वाले हो वो क्लासेस के थ्रू करने वाले हो। ठीक है ना, और कौन कौन सी क्लासेस हैं वो, पहली जो क्लास है उसका नाम है स्ट्रिंग नाम की क्लास, जो कि java.lang पैकेज के अंदर पाई जाती है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये स्ट्रिंग एक क्लास है। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रिंग क्लास हो गई। दूसरी क्लास है java.lang पैकेज के अंदर ही है, जिसका नाम है स्ट्रिंग बफर क्लास, स्ट्रिंग बफर नाम की क्लास। तीसरी क्लास का नाम है जो java.lang पैकेज के अंदर है, उसका नाम है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। चौथी क्लास है जो कि java.util पैकेज के अंदर है, उसका नाम है स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए मतलब 4 कॉमनली यूज्ड क्लासेस हैं। ऐसा नहीं स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए यही क्लासेस हैं, बस यही खत्म कहानी, नहीं जी, इतना ही होता है। कॉमनली यूज्ड जो मतलब हम जनरली यूज करते ही करते हैं, और इसका मतलब अभी स्ट्रिंग हैंडलिंग करोगे तो कुछ और भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, उनको भी पढ़ लेंगे, बट ये कॉमनली यूज्ड है। ठीक है, अच्छा, तो इन जनरल डेफिनेशन आपने देख लिया, फिर और स्ट्रिंग हैंडलिंग का मतलब समझ लिया। तो जावा पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम जावा पॉइंट ऑफ व्यू, जावा पॉइंट ऑफ व्यू, या यहाँ पे क्यों लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना। अगर हम जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे या इन जावा की बात करेंगे, इन जावा स्ट्रिंग इज द represented by an object of below classes। समझ में आई बात? यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि जावा के अंदर एक स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग हैंडलिंग या स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इन क्लासेस के माध्यम से स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इन जावा स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे नहीं, जहाँ पे था वहीं पे लिख देता हूँ मैं, स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो एक क्लास का ही बनता है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग नाम की क्लास होती है, स्ट्रिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्ट्रिंग क्लास। तो ये वही स्ट्रिंग है यार, जब आप क्लास बनाते हो पब्लिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS जो लिखते हो, ये वही वाला स्ट्रिंग है, ये वही वाला स्ट्रिंग है, कुछ अलग नहीं है। कि आप सोच रहे हो कि ये बिल्कुल अलग सा स्ट्रिंग हम पढ़ रहे हैं, नहीं, ये पुराना स्ट्रिंग है जो स्ट्रिंग हैंडलिंग आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, ओके। तो स्ट्रिंग जावा में एक ऑब्जेक्ट होती है, लेकिन स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए जावा में एक क्लास नहीं है। जावा में स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग टोकनाइजर, बहुत सारी क्लासेस, अलग अलग क्लासेस बना के दे दी गई हैं, उनसे आप स्ट्रिंग हैंडलिंग करिए। इन क्लासेस को देखना चाहते हो तो आप डॉक ओपन कर लीजिए, SRC में चले जाइए, जावा के अंदर लैंग पैकेज में आ जाइए, और यहाँ से आप अपना जो डॉक्यूमेंटेशन वाला इंडेक्स पेज है वो ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रिंग नाम की क्लास है, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, टोकनाइजर यूटिल पैकेज में, यहाँ नहीं दिखता है। वैसे तो देखोगे स्ट्रिंग के लिए और भी कोई क्लास है नहीं, स्ट्रिंग इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड, एक्सेप्शन से रिलेटेड है ये, स्ट्रिंग के लिए तो यही क्लासेस हैं। बट और भी क्लासेस आपको मिल सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, वो एडवांस लेवल पे हो सकता हो मिले, या किसी ने अपने हिसाब से स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट कर रखा हो वहाँ से मिल जाए, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये बेसिक क्लासेस यही हैं। ओके, चलिए फाइन। इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज स्ट्रिंग, तो पहले तो स्ट्रिंग के बारे में समझाओ आप, और ऐसे ही बताओ कि इन जनरल स्ट्रिंग ये होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होती है। फिर स्ट्रिंग एक जावा में ऑब्जेक्ट की तरह, जावा की पॉइंट ऑफ से स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होती है। सर ऑब्जेक्ट उसी का होता है जो क्लास इसी क्लास होती है, तो जावा में स्ट्रिंग नाम की एक क्लास होती है, और स्ट्रिंग क्लास की एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होती है।
और स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए जावा में या स्ट्रिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जावा में एक नहीं 4 क्लासेस, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग टोकनाइजर, ये 4 अलग अलग क्लासेस दी गई हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या होती है, तो किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे स्ट्रिंग का लेंथ कॉन्कट करना, लेंथ निकालना, रिप्लेस करना, इंडेक्स निकालना, ये सब ऑपरेशन स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रिंग हैंडलिंग कहलाती है। स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए हमारे पास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लासेस दी गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलोगे, जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिंग क्या होती है। अगर आपसे पूछा गया स्ट्रिंग क्लास क्या होती है, जो स्ट्रिंग क्लास के बारे में कोई पूछता है, स्ट्रिंग क्लास के बारे में समझाओ, तो स्ट्रिंग के बारे में नहीं, स्ट्रिंग क्लास के बारे में समझाओगे आप। स्ट्रिंग क्लास क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है, इसकी क्या कहानी है। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए 4 क्लासेस क्यों दी गई, स्ट्रिंग भी दिया गया, स्ट्रिंग बफर भी दिया गया, स्ट्रिंग बिल्डर भी दिया गया, स्ट्रिंग टोकनाइजर भी दिया गया, क्यों भाई? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए इतनी अलग अलग क्लासेस क्यों दी गई हैं, क्योंकि हर स्ट्रिंग की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर स्ट्रिंग की अपनी, हर क्लास की अपनी रिस्ट्रिक्शन है कि वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। किसी के पास कुछ फीचर है, किसी के पास कुछ अलग फीचर है। जैसे स्ट्रिंग क्लास कहता है कि मैं इम्यूटेबल हूँ जी, इम्यूटेबल का मतलब अनचेंजेबल, मतलब स्ट्रिंग के एक ऑब्जेक्ट में आप चेंज नहीं कर सकते हो, स्ट्रिंग क्लास ये कहती है। स्ट्रिंग क्लास कहती है अगर मान लो कि आप जैसे कैलकुलेटर जैसी एप्लीकेशन बना रहे हो, आपने यूज़र से डेटा आया और आपने पहला नंबर गेट कर लिया, फिर दूसरा नंबर गेट करके उसको उसके साथ जोड़ना चाहते हो तो फिर जोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप जोड़ोगे तो, लेकिन फिर दिक्कत ये आ जाएगी कि भैया मेरे जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होगी उस ऑब्जेक्ट में आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फिर आप चेंज करना चाहोगे तो फिर स्ट्रिंग बफर लगा लेना। अगर स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करना चाहते हो, लाइक एक स्ट्रिंग के ऊपर आप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करना चाहते हो, स्ट्रिंग को डिलीट करना चाहते हो, स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने का फीचर रखना चाहते हो, तो स्ट्रिंग क्लास वहाँ सुटेबल नहीं है, तो स्ट्रिंग बफर वहाँ सुटेबल है। स्ट्रिंग बफर में कुछ कमी थी, वो सिंक्रोनाइज नहीं था, सिंक्रोनाइज था, तो स्ट्रिंग बिल्डर को नॉन सिंक्रोनाइज बना दिया गया। फिर स्ट्रिंग टोकनाइजर कहता है कि मैं स्ट्रिंग को टोकन्स के फॉर्म में तोड़ के रख सकता हूँ, टोकन के फॉर्म में तोड़ के दे सकता हूँ जहाँ से आपको चाहिए। जैसे ये मान लो कोई स्ट्रिंग है जिसमें हेलो हाउ आर यू करके लिखा है, या माय नेम इज सूर्या करके लिखा है, तो इस स्ट्रिंग को में जहाँ जहाँ एम मिले वहाँ से स्ट्रिंग टूट के आ जाए, स्ट्रिंग टोकनाइजर कर सकती है। तो मतलब हर क्लास का अपना कुछ स्पेसिफिकेशन है, अपना कह सकते हो कि वैल्यू है, अपना एक खुद का अपना एक इम्प्लीमेंटेशन है जिसके थ्रू ये जानी जाती है। ओके, एक एक करके इसको हम जानते हैं। फिलहाल अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत बताइए भाई। अभी तो कुछ बताया नहीं। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम स्ट्रिंग क्लास के बारे में जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन जावा, स्ट्रिंग क्लास जावा डॉट लाइन पैकेज में होती है। इन जावा स्ट्रिंग इज द इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है कौन? स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग इज द इम्यूटेबल, और इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल, अनचेंजेबल। सर लेकिन हम तो चेंज कर लेते हैं। आप चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो इंटरनली किस तरह से वर्क करती है वही चीज़ हमें समझना है। आपको लगता है ना कि वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन वो चेंज नहीं होती है। तो इन जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल या अनचेंजेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। ठीक है, दिस क्लास इज इंटरनली पब्लिक एंड फाइनल। ये क्लास इंटरनली कैसी बनाई गई है? पब्लिक एंड फाइनल बनाई गई है। दिस क्लास
this class extends object class and implements serializable interface। ठीक है, तो ये जो क्लास है इंटरनली सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है और ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है। ये आप यहीं से, ये सब मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे यहाँ से पता चलता है, मैं यहीं से देखता हूँ, मैं भी यहीं से पढ़ता हूँ। यहाँ से स्ट्रिंग क्लास को ओपन करा मैंने, और स्ट्रिंग क्लास, कई बार ये सब पूछ लिया था इंटरव्यू में कि स्ट्रिंग क्लास कैसे कैसे वर्क करती है या क्या उसका फीचर है। तो आप ऊपर करके ज़रा देखिएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि स्ट्रिंग क्लास क्या है, पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग, और ये क्लास इंप्लीमेंट करती है सीरियलाइजेबल को और साथ ही साथ कंपेरेबल को। यहाँ पे सीरियलाइजेबल कॉमा कंपेरेबल एंड कॉमा एक और था कैर सीक्वेंस को करती है। ठीक है, तो ये 3 इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि किस क्लास को एक्सटेंड करती है, और ये क्लास देखिए पब्लिक और फाइनल है। ठीक है, ये क्लास पब्लिक और फाइनल है, यहाँ देखिए है ना। और कहते हैं स्ट्रिंग इज द इम्प्लिसिट एरे ऑफ कैरेक्टर टाइप। तो आप ये भी देख लीजिए, स्ट्रिंग के अंदर एक एरे बना हुआ है, कैरेक्टर टाइप का एरे बना हुआ है। स्ट्रिंग क्लास के अंदर इंटरनली कैरेक्टर टाइप का एरे बना हुआ है। स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर टाइप का एरे बना हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो हमारी स्ट्रिंग क्लास है, इसके बारे में क्या बोला गया, इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल। तो इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, अनचेंजेबल होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इम्यूटेबल मीन्स, किसने म्यूट नहीं किया है, म्यूटेबल, अरे देखो म्यूट से ही म्यूटेबल बना है, जैसे म्यूट है ना, म्यूट मतलब म्यूटेबल। ओके, म्यूट कर लिया, अच्छी बात है। तो इम्यूटेबल मीन्स इन द वन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग, इन वन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग we cannot perform operation like insertion, insert, delete, update, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब आप नहीं कर सकते हो, मतलब स्ट्रिंग के एक ऑब्जेक्ट में आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि सर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना के दिखाओ कैसे चेंज नहीं होता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, यानी कि स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, तो यहां पे लिख देता हूं, देयर आर 2 ways are used to create the object of string class। स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने के 2 तरीके होते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है, विद न्यू, विदाउट न्यू। हाँ बिल्कुल, पहला हो गया भाई विथ आउट न्यू,
विदाउट न्यू वाले को ही हम बोलते हैं बाई स्ट्रिंग लिटरल, और ठीक है, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं विथ न्यू, और इसको विथ न्यू ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। तो दो तरीके से स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहते हैं आप, तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू डबल कोड में सूर्या, तो ये भी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे ऐसे डाल दूं डबल कोड के अंदर सूर्या, तो ये भी स्ट्रिंग है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझते हैं। जानते होगे आप लोग, आप ऐसे भी लिखते हो, इवन पता है, इवन आप डबल कोड में कुछ भी लिखते हो ऐसे, तो ये भी एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट माना जाता है। आपको पता है ये बात? इसको एक स्ट्रिंग लिटरल बोलते हो। तो या आप लिख लो इन जावा, ये बता भी चुका हूं आपको, ऑल द स्ट्रिंग लिटरल, ऑल द स्ट्रिंग लिटरल treated as the string class object. are treated as the string class object। ठीक है, ये जावा में ऐसा रूल है। देखिए, जावा में कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनका ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिट बन सकता है। उस संडे में हम जो डिस्कस भी कर रहे थे, नोट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इन जावा स्ट्रिंग एंड कॉमा रैपर क्लासेस, और स्ट्रिंग रैपर क्लासेस, स्ट्रिंग रैपर क्लास और एरे ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड विदाउट न्यू। मतलब इन तीन चीज़ों के ऑब्जेक्ट्स बिना न्यू से बन सकते हैं। जावा में इन तीन चीज़ों के ऑब्जेक्ट्स बिना न्यू से बन सकते हैं। और स्ट्रिंग के केस में फिलहाल स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग लिटरल स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट माना जाता है। और ऐसे भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं क्या भाई सनी? अगर हमने ऐसे भी लिख दिया स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग इसमें, और ऐसे लिख दिया, तो इसमें क्या डिफरेंस है? कभी दोनों पे गौर किया है आपने? दोनों पे तो स्ट्रिंग है। वही होगा ना, आप जो ग्लोबल और लोकल हम जब करते हैं रैपर क्लास। बिल्कुल सही बता रहे हो आप अमित। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखो। एक्चुअली अब मैं इस दोनों स्टेप को समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो स्ट्रिंग का, तो चूंकि आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो, आप एक लिटरल वैल्यू एक वेरिएबल में होल्ड कर रहे हो। और जावा में ऐसा रूल होता है कि स्ट्रिंग लिटरल स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट माना जाता है ना? मतलब इसके पीछे कहीं कुछ न कुछ ऐसा करा जाता है जिससे एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है, तो वो उनका हेडक है। बट एक्चुअली फर्स्ट केस में हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, हम एक लिटरल वैल्यू को स्ट्रिंग वेरिएबल में होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और जब एक लिटरल वैल्यू को हम स्ट्रिंग वेरिएबल में होल्ड कर रहे हैं, तो और जावा में ऐसा रूल है कि स्ट्रिंग लिटरल स्ट्रिंग क्लास को ऑब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग का। और इस तरह से जब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनता है, तो जो हमारी मेमोरी एरिया होती है रन टाइम की, जैसे हीप होता है, स्टैक होता है, ऐसे ही एक पूल एरिया होता है। समझ रहे हो?
पूल एरिया की लोकेशन जेवीएम टू जेवीएम वेरी होती है। कोई कहता है मेथड एरिया का पार्ट है, कोई कहता है हीप में ही एक अलग एरिया होती है। तो पूल एरिया मतलब बिल्कुल एक अलग एरिया है, मतलब ये जेवीएम बनाने वाले के ऊपर है कि ये कहाँ पे है। मेथड एरिया का या क्लास एरिया के अंदर एक सेक्शन है, या हीप एरिया के अलग सेक्शन है। बहुत से लोग ऐसा बताते हैं पूल एरिया एक अलग ही मेमोरी एरिया है, जो क्लास एरिया ये मेथड एरिया के ही अलग एक सेक्शन होता है। जैसे मेथड एरिया बहुत बड़ा एरिया होता है, उसी में क्लास एरिया होता है, उसी में पूल एरिया होता है, उसी के अंदर मेथड टेबल होता है। हाँ जी। तो जो हमारा पूल एरिया होता है ना, वो मेथड एरिया का ही पार्ट है। अच्छा, पूल एरिया में फर्दर सेक्शन होता है। स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया, फ्लोट को होल्ड करने के लिए फ्लोट कांस्टेंट पूल एरिया, बुलियन को होल्ड करने के लिए बुलियन कांस्टेंट पूल एरिया। मतलब हर रैपर क्लास के लिए अलग से पूल एरिया है। समझ रहे हो आप? हर रैपर क्लास के लिए अलग से पूल एरिया है। ठीक है। तो पहले वाली तरीके से जब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो मेमोरी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में मिलती है। ठीक है। इन केस ऑफ विदाउट न्यू, when we are creating the string object, memory is allocated in string constant पूल एरिया। ठीक है ना, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया ब्रैकेट में ले देते हैं पार्ट ऑफ मेथड एरिया। मेथड एरिया के अंदर होता है। ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। स्ट्रिंग लिटरल के केस में ये जो मेमोरी होती है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में। देखो, जावा में हमेशा एक रूल होता है कि जब भी न्यू से मेमोरी बनेगी तो कहाँ जाएगा? हीप में। अब जब बिना न्यू से बना रहे हो वो भी हीप में चला जाए तो जावा का रूल ही बेकार हो जाएगा ना, रूल ही फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए उसको अलग ही मेमोरी दे दी उन्होंने। स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में मेमोरी अलग से दे दी। समझ रहे हो आप? अच्छा, अब पूल एरिया की क्या क्वालिटी होती है? कहते हैं पूल एरिया जो होती है, क्या अमित, क्या क्वालिटी होती है? पूल एरिया की क्या क्वालिटी होती है अमित? सर इसमें लिटल वैल्यूज आती हैं सर, जो लिटल इट डज नॉट अलाउड डुप्लीकेट एलिमेंट। समझ में आई बात? ये डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता है। ये पूल जैसे स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल समझते हो आप? अब जैसे मान लो कि कोई होटल में स्विमिंग पूल है तो उसमें तो कोई भी नहा सकता है, चलो ठीक है। बट किसी का अपना पर्सनल है तो वहाँ पे कोई बाहर से आदमी नहीं आ सकता है ना, घर का ही आदमी हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह समझ लो, डुप्लीकेट नहीं हो सकते हैं वहाँ पे। द पूल एरिया डज नॉट अलाउ द डुप्लीकेट एलिमेंट। ओके, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इट मीन्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। इट मीन्स whenever string object is created using this approach, firstly it checks the same name
same name of string object is available or not. If not, then create a new memory. Otherwise, share same memory. नहीं तो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर कर देता है। नहीं समझे? एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ ये जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं प्रोग्राम में लिखा स्ट्रिंग s इज इक्वल टू सूर्या, तो ये सबसे पहले जाएगा अपने स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में। ये मान लीजिए स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया है, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में जाएगा, ठीक है। ये चेक करने जाएगा क्या इसी नाम से इसी तरह से क्या मेमोरी एग्जिस्ट कर रही है। अगर इसी नाम से इसी तरह से मेमोरी एग्जिस्ट कर रही है तो उसी मेमोरी को शेयर कर देगा, नहीं तो नया मेमोरी बना देगा। तो अभी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है भाई, तो एक नया मेमोरी बनाएगा, ठीक है। यानी कि एरे बनेगा मेमोरी में, ऐसे बिल्कुल एक एक कैरेक्टर अलग अलग जाएगा। SURYA, समझ रहे हो ना। तो स्ट्रिंग इज द इम्प्लिसिट एरे ऑफ कैरेक्टर टाइप, ठीक है। SURYA, बताइए बात समझ में आ रही है? ओके। तो ये जो वेरिएबल है ये इस मेमोरी को यहां से पॉइंट करने लगेगा। नेक्स्ट टाइम सपोज करो अगेन आपने ऐसे लिख दिया, स्ट्रिंग S1, वेरिएबल का नाम तो अलग रखना ही होगा, इज इक्वल्स टू सूर्या। सेम नेम से तो वेरिएबल नहीं हो सकता ना प्रोग्राम में, ऐसे एक वेरिएबल बना दिया फिर ऐसे नहीं लिख सकते ना। तो ये अब ये नया मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, ये चेक करने जाएगा क्या इसी नाम से इसी तरह से मेमोरी एलोकेटेड तो नहीं है। तो अगर है तो भैया उसी मेमोरी को क्या कर देगा, यहाँ से सेम मेमोरी को शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं भाई, शेयर द सेम मेमोरी। आप समझ में आ गया या कोई दिक्कत है? सनी समझ में आ रहा है ना सर? लेकिन ये रेफरेंस तो अलग, रेफरेंस जो हमारा और वो तो अलग ही है ना, फिर वो सेम मेमोरी में कैसे जा रहा है? उसने देखा ना कि कंटेंट वाइज ये तो सेम है, जो हमने स्ट्रिंग लिखा था उसका कंटेंट और इसका कंटेंट तो बिल्कुल सेम है। तो जब हमारा बल्क में जब कभी कंटेंट होगा तो वो पूरा चेक करेगा सारे कंटेंट को? बिल्कुल चेक करेगा, एक एक करके कंटेंट चेक करेगा। रेफरेंस वेरिएबल के चेंज होने से मतलब नहीं है। अगर मेमोरी में इन दोनों की ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी कंपेयर करोगे तो इन दोनों की रेफरेंस आईडी आपको सेम मिल जाएगी, दोनों की सेम रेफरेंस आईडी दे देगा। ये हम इससे कंपेयर भी कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। और स्ट्रिंग जो है हमारा केस सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग S2 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख देता हूँ SURYA, कुछ आपको दिख रहा है अलग है या एक ही है? हाँ, आपने कैपिटल लेटर में कर दिया है। तो जब ये कैपिटल लेटर में लिख दिया तो ये नया मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, सॉरी उस मेमोरी को नहीं शेयर करेगा, एक नई मेमोरी एलोकेट करेगा।
तो सर ये पूरा एरे ही नया बना देगा। बिल्कुल मतलब वो स्ट्रिंग वैल्यू पे डिसीजन लेगा कि हमें नया मेमोरी बनाना है, उसी पे करना है। बिल्कुल। रेफरेंस से कोई मतलब नहीं उसको। रेफरेंस से क्या मतलब है? इंटरनली ऑब्जेक्ट बनना है ना। रेफरेंस आईडी अगर देखोगे कंपेयर करके तो सेम ही मिलेगा। रेफरेंस आईडी तो इनकी सेम ही मिलेगी हमें। सर ये कैसे पता सेम ही होगी? अभी आपको दिखा दूंगा मैं। अभी स्ट्रिंग को कंपेयर करके दिखा दूंगा मैं। स्ट्रिंग कंपैरिजन कर लूंगा उसके ऊपर। उसकी रेफरेंस आईडी कंपेयर कर सकते हैं हम। किसी की भी रेफरेंस आईडी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इस केस में ये नई मेमोरी एलोकेट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई एलोकेट्स न्यू मेमोरी। एलोकेट न्यू। मनोज ये न्यू मेमोरी क्यों एलोकेट किया इसने? तो सर जो आपने वो लिखा है ना सूर्य, कैपिटल लेटर में लिख देना, और जो पहले दोनों था स्मॉल में थे। अरे गजब गजब। एलोकेटेड द न्यू मेमोरी। वेरी गुड वेरी गुड। और सर कभी कभी यूजर से इनपुट होके स्ट्रिंग आए तब भी, तो उस मोमेंट में वो तब भी चेक करेगा कि चाहे यूजर से आए, चाहे कहीं से आए, चाहे जो मर्जी वो हो जाए, ये पत्थर की लकीरें खींची जा रही हैं। पत्थर पे लकीर मिटता नहीं है तो ये भी नहीं मिटता है। ये वही रहेगा जो आपको बताया जा रहा है। सर आप वर्ल्ड पैड पे पेंट पे खींच रहे हैं। पेंट पे तो मिटाया जा सकता है, लेकिन ये इंटरनली पत्थर, दिमाग में पत्थर बना के उसे लकीर खींच दीजिए आप। ठीक है। किसी भी कंडीशन में यही होगा मतलब। बिल्कुल ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली बार बार जाके चेक करता रहता है, यार इस नाम से ऑब्जेक्ट है, अच्छा है, तो भैया नया नहीं बनाना है, उसी को शेयर कर लेना है। यानी कि यहाँ देखा जाए तो मेमोरी का ऑप्टिमाइजेशन करा जा रहा है। ये ऑप्टिमाइज कर रहा है मेमोरी को, है ना। मेमोरी के वेस्टेज को रोक रहा है। ये भी तो फायदा देखो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो लिटरल होती है, लिटरल ऑप्टिमाइज द मेमोरी, यानी कि इन दिस अप्रोच memory is optimized. Memory is optimized. एंड मैंने आपसे क्यों बोला डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होती है? पुल डज नॉट अलाउड द डुप्लीकेट एलिमेंट। तो डुप्लीकेट एलिमेंट का मतलब यही तो होता है, इसी नाम से दोबारा मेमोरी नहीं बनाएगा वो, तो उसी नाम से उसी तरह से मेमोरी है इसलिए शेयर कर देगा। ठीक है, ओके। सर शेयर कर देगा मतलब क्या? वो तो सेम ही डाटा जब जा रहा है तो शेयर कैसे कर लेगा? मतलब मेमोरी शेयर कर रहा है, कंटेंट सेम रहेगा। कंटेंट सेम है इसीलिए तो मेमोरी शेयर कर लिया। कंटेंट सेम था इसीलिए उसने मेमोरी शेयर कर लिया। तो फिर अलग अलग रेफरेंस अरे भाई, एक ऑब्जेक्ट के दो रेफरेंस वेरिएबल नहीं बनाए जा सकते हैं। हाँ वो तो बनाए जा सकते हैं। तो बस अच्छा ठीक है, वही चीज है। तुम्हारे दो हुए हैं, सनी और दीपक। गजब गजब। सनी और दीपक दोनों हैं, सही है। नहीं, इसका मतलब ये हो गया ना कि जैसे सेम नाम से अगर लोग हैं फेसबुक पे, तो क्या उस नाम से दूसरा नहीं हो सकता है? इस जगह पे ही वो कर सकते हैं। दोनों नाम से अलग अलग हैं तो हम उसको फिर यूटिलाइज भी कर सकते हैं क्योंकि वो सेम ही कंटेंट है ना। उस फेसबुक में मत जाइए आप, वहाँ तो प्राइमरी की कुछ और होती है, नेम से नहीं होता है, वहाँ ईमेल आईडी से होती है, वहाँ फ़ोन नंबर से होता है। नहीं, अगर सर्च करेंगे सर तो सर्च तो नाम ही करके कर सकते हैं ना, तो कितने एक ही नाम से कई लोग मिल जाते हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन एक ही नाम से कई लोग मिल जाते हैं, वो अलग चीज़ है ना। नहीं, मैं सबका भाई फीचर कह है। रहा हूँ कि सबकी आईडी अलग अलग होती है, लेकिन ये क्या हो रहा है, आईडी अलग अलग होती है, नाम सेम होता है। हाँ अच्छा, ये कहना चाह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर अब हमने लिख दिया स्ट्रिंग S3 इज इक्वल्स टू न्यू सूर्या। ये दूसरा वाला अप्रोच है। SU, चलो कैपिटल में S लिखूंगा, SURYA। जब इस तरह से स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो चूंकि
यहाँ पे डबल कोड में लिखा हुआ है। अमित ध्यान से सुनना इस बात को। ये डबल कोड में लिखने के वजह से, ये डबल कोड अगर मैं इधर वाली चीज़ें आपसे हाइड कर दूं, बिल्कुल इस तरह से एक नोटपैड उठाऊं और इधर वाली चीज़ें आपको छिपा दूं, दिखाऊं नहीं, ऐसे हाइड कर दूं, ऐसे हाइड कर दिया। अब देखिए नहीं दिख रहा है ना? तो ये पहला वाला ये अप्रोच दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो भाई। हाँ सर। तो अगर मैं इतना छिपा दूं तो ये पहला वाला अप्रोच दिख रहा है, और इसी डबल कोड की वजह से ही इस वाले अप्रोच में एक मेमोरी पूल में चली जाती है और इस न्यू के वजह से एक मेमोरी हीप में चली जाती है, यानी कि इसकी दो कॉपी बनती है। इसकी 2 कॉपी बनती है। यहां पे लिख देता हूं, इन केस ऑफ न्यू कीवर्ड, इन केस ऑफ न्यू कीवर्ड, ऐसा नहीं है कि न्यू कीवर्ड के हर केस में ऐसा होता है। दिस इज द केस, क्योंकि ये डबल कोड में है। स्ट्रिंग के ऐसे भी कंस्ट्रक्टर हैं जो कैरेक्टर टाइप का एरे लेता है, जो बाइट टाइप का एरे लेता है, जो कुछ और लेता है। तो क्या हर केस में वो दोनों जगह मेमोरी लोकेट होती है? हर केस में नहीं, लिटरल लिखा हुआ है ना, इस वजह से, लिटरल की वजह से। इन केस ऑफ न्यू कीवर्ड, memory is allocated in both area, मतलब दोनों एरिया में एलोकेट होती है। ठीक है, हीप एज वेल एज पूल एरिया। ठीक है, एंड यहां पे जो होता है, हियर डुप्लीकेट एलिमेंट आर अलाउड। यहां डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड होता है, यहां पे डुप्लीकेसी एलिमेंट की अलाउड होती है। तो जरा देखते हैं भैया, ये हमारा जो वेरिएबल है, ये हमारा अब एक नई मेमोरी एरिया बना लेते हैं। यहां से ये मान लीजिए हमारा, ये कौन सा मेमोरी एरिया है? ये हम बना लेते हैं जी हीप मेमोरी एरिया, हीप मेमोरी एरिया। ठीक है, हीप मेमोरी एरिया अलग ही एरिया होता है। तो अच्छा, एक बात, एक पॉइंट और मैंने आपसे नहीं बताया, बताना चाहिए था मुझे। आप मुझे बात बताओ कि सूर्या नाम से मेमोरी तो पूल में ऑलरेडी है, तो क्या फिर से एलोकेट करेगा? आपको क्या लग रहा है? और वो भी कैपिटल एस से। सर वही मेमोरी शेयर करेगा ये उसी मेमोरी को ही शेयर कर लेगा, फिर से क्यों बनाने जाएगा? कुछ और होता तो बनाता जरूर लेकिन ये शेयर कर लिया उसी मेमोरी को। ठीक है, और लेकिन चूंकि हीप में तो मेमोरी इस नाम से बनी नहीं है, तो इसलिए फिर से मेमोरी लोकेट कर देगा। समझ में आ रहा है? सर ये डुप्लीकेट से मैं नहीं समझा क्या है। डुप्लीकेट का मतलब बताता हूँ, SU, मतलब मैं खुश हो जा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन सुन के। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा करोगे ना, तो मुझे लगेगा कि आप मैच में हो, मैदान में हो, मैदान से बाहर नहीं गए हो, कहीं पिक्चर में हो अभी। अच्छा लगता है मुझे सब क्वेश्चन सुन के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते रहिए। और पता है, कई बारी काम जो है ना, दूसरे की खुशी के लिए भी कर लेना चाहिए। नहीं, अपने लिए तो हम जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा मानते हो? ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दो जगह। बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा जी कोई बात नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा स्ट्रिंग S4 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है ना, फिर से मैंने एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना दिया।
और फिर मैंने यहाँ पे डबल कोड में दे दिया सूर्या, फिर से दे दिया सूर्या, ठीक है रवि, नहीं मनोज, तो मैंने फिर से सूर्या से दे दिया। जी सर। तो ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, हीप के केस में जैसे पूल के केस में तो मेमोरी एलोकेट होगा नहीं, पूल के केस में तो वो उसी मेमोरी को फिर से शेयर कर लेगा, यानी कि ये थर्ड शेयरिंग हो गई, इसकी थर्ड शेयरिंग है ना, फिर से शेयर कर लेगा। लेकिन आपको पता है कि जब भी न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है तो हमेशा नया कॉपी बनता है, तो ये फिर से इसकी एक नई कॉपी बन जाएगी यहाँ पे। तो अब आप बताओ कि सूर्या नाम से 2 बार नहीं हीप में मेमोरी हो गई, और दोनों में कैपिटल एस है, SURYA, दोनों में सेम नाम से मेमोरी है, सूर्या सेम नाम से डेटा है, यानी कि दिस इज द डुप्लीकेसी, ये डुप्लीकेट एलिमेंट हो गया। हीप में 2 मतलब डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स, डुप्लीकेट कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, ऑब्जेक्ट्स नहीं, इनमें डुप्लीकेट वैल्यूज, इसमें मेमोरी मिल जाएगी, डुप्लीकेट की एक और एरिया बना देगा, उसमें क्या शेयर कर देगा। यस यही था। तो यहाँ पे ये नया मेमोरी लोकेट कर दिया इस केस में, यहाँ पे पूल में शेयरिंग हो रही है। इसमें सर यूज कौन सी वाली होगी? मैं मान लो मैं प्रिंटलन में लिख रहा हूँ जो आपने वेरिएबल बनाया ना। परफेक्ट, गजब क्वेश्चन यार, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मतलब ये बोल रहे हो कि जब ये 2 जगह मेमोरी जाएगी, हीप में जाएगी, पूल में जाएगी, तो कौन सा यूज होगी, पूल वाली हीप वाली? ये भी तो कंफ्यूजन है। और ये हुई या नहीं हुई पता कैसे चले, ये भी कंफ्यूजन है। जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन है सर। हाँ, जो आपकी जो पूल एरिया में मेमोरी एलोकेट हुई है ना, तो जो वेरिएबल उसे पॉइंट कर रहा है, मान लो उसमें मैं चेंज कर दूं, कुछ और असाइन कर दूं उसमें, तो उस केस में क्या होगा, पुरानी मेमोरी के साथ और ये नई वैल्यू के साथ? जैसे आपने S= सूर्या लिखा और फिर S= रवि लिख दिया, ये कह रहे हो? हाँ यही कह रहा हूँ। बना देगा ना पूल में। और पुरानी के साथ क्या होगा? पुरानी एज इट इज पड़ी रहेगी, उसको कोई पॉइंट नहीं करेगा, वो अनरेफरेंस्ड बन जाएगी, वो एनोनिमस ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अच्छा, अगर कोई पॉइंट कर रहा होगा तो कर ही रहा है पॉइंट उसे, है ना? बिल्कुल सही बात है। हाँ। अच्छा ठीक है। तो बढ़िया, चलिए जी, इन चीज़ों को ज़रा हम प्रैक्टिकल रूप में समझ लेते हैं, तो ये चीज़ें एकदम हमारा समझ में आ जाएगा। इसके लिए हमें स्ट्रिंग कंपैरिजन करना पड़ेगा, स्ट्रिंग का कंपैरिजन करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग कंपैरिजन करना पड़ेगा। स्ट्रिंग कंपैरिजन जो होती है जावा के अंदर कितने तरह से होती है भाई स्ट्रिंग कंपैरिजन एक होती है हमारी बाय इक्वल्स मेथड, ठीक है ना, इससे होती है बाय इक्वल ऑपरेटर। म्यूट कर लो भाई। इक्वल्स मेथड से होती है, इक्वल ऑपरेटर से होती है, और बाय कंपेयर टू मेथड। इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस। मेथड का नाम है इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस मतलब केस को इग्नोर करके, अपर केस लोअर केस को इग्नोर करके, ठीक है ना, IGNOR इग्नोर केस। ऐसे ही कंपेयर टू एंड कंपेयर टू इग्नोर केस, कंपेयर टू इग्नोर केस। ठीक है, और इक्वल ऑपरेटर। मतलब इतनी तरह से ये मेथड है, बेसिकली मेथड का सिंबल बना लीजिए। स्ट्रिंग को इतने तरह से जावा में कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग कंपैरिजन।
अब आप लोग जानना चाहते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स मेथड एंड इक्वल इक्वल ऑपरेटर। सबसे पहले ये जानिए आप। वो सर रेफरेंस के बेसिस पे करता है, वो वैल्यू के बेसिस पे करता है। इक्वल्स मेथड जो है ये रेफरेंस के बेसिस पे करता है और इक्वल इक्वल ऑपरेटर जो है नहीं, हम्म, जो ऑपरेटर है वो रेफरेंस के बेसिस पे करता है कि कहाँ पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी में। अच्छा, और इक्वल्स मेथड ये शायद वैल्यू के बेसिस पे करता है, जो कंटेंट उसके अंदर है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करता होगा मैच। और कोई? ठीक है, मैं ही बताता हूँ, कोई बात नहीं। सर जो इक्वल्स है ये तो रेफरेंस के बेस पे करेगा सर, अगर ऑब्जेक्ट क्लास का है। अगर स्ट्रिंग क्लास का है तो उस पे करेगा कंटेंट पे। तो इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में भी स्ट्रिंग क्लास में भी है। हाँ सर। यस सर। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? ऑब्जेक्ट क्लास सर के जो हम्म, सर जो ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल है ना ये रेफरेंस पे करता है, और ये जो स्ट्रिंग क्लास का इक्वल्स है वो कंटेंट पे करता है। ओके। सर जरा सर जो ऑब्जेक्ट, हाँ सर ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना। इसके लिए हमें स्ट्रिंग क्लास के मेथड को देखना पड़ेगा। वो हम कहाँ से देख सकते हैं? यहाँ से देख सकते हैं, स्ट्रिंग मेथड। ये जो स्ट्रिंग क्लास के मेथड है ना, इनको आप कहीं पे या इसी फाइल में उठा के डाल सकते हो और कहीं पे भी रख सकते हो आप अपने रेफरेंस के लिए। मतलब कि ये मेथड होते हैं, जैसे कैरेट मेथड होता है, कोड पॉइंट मेथड होता है, कंपेयर टू मेथड होता है, कॉनकैट मेथड होता है, कंटेन्स मेथड होता है। मैंने आपसे क्या बोला था, आगे चल के क्या पढ़ना है? जावा मेथड ही तो पढ़ना है। तो ये सब मेथड हैं, देखिए ये सब मेथड हैं। इंड्स विथ, इक्वल्स, इक्वल इग्नोर। तो कई बार इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो इक्वल मेथड है ये जब स्ट्रिंग क्लास में तो ऑब्जेक्ट टाइप का पैरामीटर क्यों लेता है ना। ये क्वेश्चन पूछाता है क्योंकि ये इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास का है ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट क्लास से ओवररिडन मेथड है, इसकी ओवरराइडिंग करी गई है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ओवरराइड्स, और यहाँ पे लिखा है इन। अरे आपको बताया भी दिया था कि ऑब्जेक्ट क्लास के हमारे 9 मेथड होते हैं, मैचिंग मेथड कहलाते हैं, तो उसमें से इक्वल्स मेथड भी होता है। तो ये देखिए ओवरराइड होके आया यहाँ से। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बंदा किसी के भी मेथड को ओवरराइड मार सकता है। तो स्ट्रिंग क्लास ने ऑब्जेक्ट क्लास की इक्वल को ओवरराइड करा हुआ है। आपको पता है ना ओवरराइडिंग में क्या होता है? पेरेंट का मेथड था, चाइल्ड ने ओवरराइड करा और चाइल्ड ने अपने हिसाब से फंक्शनलिटी ऐड ऑन कर दी। तो स्ट्रिंग क्लास ने ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल को कुछ इस तरह से ओवरराइड कर दिया कि स्ट्रिंग क्लास ने कंटेंट के बिहाफ पे कंपैरिजन का कोड लिख दिया कि दो स्ट्रिंग अगर कंटेंट वाइज सेम होते हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट क्लास का जो इक्वल मेथड है वो दो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी पे कंपैरिजन करता है। समझे? तो आपने कहा ये पता कैसे चलेगा कि स्ट्रिंग क्लास का चल रहा है या ऑब्जेक्ट का चल रहा है? तो इसके लिए देखिए प्रोग्राम बनाते हैं, और समझाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका वो जो जितने भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना उसका बिल्कुल अग्नि परीक्षा है। वो अग्नि परीक्षा की घड़ी आ चुकी है ना। अग्नि परीक्षा। हाँ, यहाँ पे हमने दे दिया भाई स्ट्रिंग हैंडलिंग। यहाँ पे हमने लिख दिया टेस्ट str1। ये देखिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आईडी में आप काम कर रहे हो, इक्लिप्स में काम कर रहे हो, तो ये आपकी क्लास है। ठीक है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट पे
आपने ऑब्जेक्ट बनाया अपनी क्लास का, और आपने अपने ऑब्जेक्ट पे क्या चलाया, ये पहला ऑब्जेक्ट बनाया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। पहला ऑब्जेक्ट है T1, दूसरा है T2, ठीक है। अब आपने लिखा system.out.println T1 डॉट इक्वल्स, तो देखो जब इक्वल्स आप लिखोगे तो अपने आप यहाँ पे आ जाता है कि भैया इक्वल्स किसका, तो इसके बगल में आप देखें यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और आप किस पे कॉल कर रहे हो, अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहे हो। तो जब अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहे हो तो आपका ही मेथड चलेगा, जाहिर सी बात है भाई। आपका मतलब आपका नहीं है तो आपकी पेरेंट का है, उसका चल रहा है, स्ट्रिंग क्लास को थोड़ी ना चल जाएगा ये, ठीक है। ये दोनों की रेफरेंस आईडी पे कंपैरिजन करता है, इसकी आईडी और इसकी आईडी चेक करेगा, रेफरेंस आईडी सेम नहीं है ना, अलग अलग है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अगर सेम होता तो ट्रू रिटर्न कर देता। सेम भी रख के देख लो। आप एक बनाओ टेस्ट str और यहाँ बनाओ वेरिएबल का नाम T3 और इसमें भी पास कर दो क्या T1 str1, ठीक है। अब आप कंपेयर करो। एक मिनट, क्वेश्चन पूछते रहना, क्वेश्चन तो पूछने का पूरा ज़िंदगी बचा हुआ है, ज़िंदगी भर पूछना है हमें क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हमने T1 और T3 को कंपेयर किया तो इन दोनों की रेफरेंस आईडी क्या है, सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये देखिए नीचे ट्रू आ गया, ऐसे। सर आप इक्वल ऑपरेटर लगा के दिखाइए, वो भी सेम वर्क करेगा, वो भी सेम वर्क करेगा, उसका भी काम यही होता है। उसमें हाँ वही मेरा मतलब था कि इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल्स मेथड में और इक्वल ऑपरेटर में। बिल्कुल सही बात है, कोई फर्क है ही नहीं, वो इक्वल ऑपरेटर ही होता है बस। ये देखिए, ये देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखिए फॉल्स रिटर्न कर दिया। लेकिन यहीं पे अगर हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, देखो परीक्षा की घड़ी शुरू, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, सूर्या, ठीक है। और फिर हमने लिखा स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू सूर्या। तो मैंने आपसे क्या बोला था, दोनों की सेम मेमोरी होगी। तो हम system.out.println में कंपेयर किससे करेंगे, एस, अब जैसे मैंने इक्वल लगा दिया, डॉट इक्वल्स है ना, देखो जैसे मैंने इक्वल्स लिखा तो बगल में देखो यहाँ क्या लिखा आ रहा है, स्ट्रिंग लिखा आ रहा है ना। और आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना, एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड ने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर रखा है, आप चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल कर रहे हो, तो चाइल्ड का ही चलेगा या पेरेंट का चलेगा, चाइल्ड का ही चलेगा। तो चाइल्ड का ही चल रहा है, चाइल्ड के ही ऑब्जेक्ट पे चला रहे हो ना आप। चाइल्ड मतलब स्ट्रिंग, पेरेंट मतलब ऑब्जेक्ट क्लास। कहीं आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट में होल्ड करो तो आपका स्ट्रिंग हो गई, और मेथड कॉल करोगे तो पेरेंट का कॉल होगा और एग्जीक्यूट होगा चाइल्ड का, वो भी एक कहानी बन सकती है। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग का तो रूल समझ में आ रहा है ना, वो हमें करने की जरूरत नहीं है, अभी करेंगे आगे, वो भी करेंगे। तो अब हम अगर कम इक्वल्स यहाँ चलाते हैं तो ये पता है क्या करेगा, दोनों की रेफरेंस आईडी, आपको लगेगा दोनों की रेफरेंस आईडी क्या है, अलग मतलब सेम है। पहले इसने क्या रिटर्न कर दिया, पहले देखिए इक्वल्स में क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये कंटेंट कंपेयर करता है दो ऑब्जेक्ट्स का, दोनों को ऑब्जेक्ट्स का कंटेंट सेम है, सबसे टॉप पे ट्रू आ रहा है, और मुझे दोनों की रेफरेंस आईडी कंपेयर करनी है, तो दोनों की रेफरेंस आईडी क्या होगी, सेम होगी। ओहो मैंने एस लिख दिया, S1 लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ S1 लिखना चाहिए था। तो नहीं कि ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, दोनों ट्रू ट्रू आएगा, देख सकते हो आप, पता चल गया, हैंड्स प्रूफ हो गया कि भैया दोनों की सेम मेमोरी है, सेम मेमोरी लोकेशन है। अभी भी विश्वास नहीं है, हैश कोड निकाल लो भाई, और क्या कर सकते हैं, दोनों की हैश कोड वैल्यू निकाल लो। अगर अभी भी विश्वास नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट्स की बनी हुई हैश कोड वैल्यू निकाल लीजिए, एस के ऊपर हैश कोड निकाल लीजिए,
और S1 का हैश कोड निकाल लीजिए, हेक्साडेसिमल कोड निकाल लीजिए। ये तो मेमोरी का एड्रेस है। क्या है दोनों की हैश कोड वैल्यू? सेम है। बताइए। हाँ सर सेम ही है। हाँ सर। हाँ, तो ये कहानी होती है। अगर मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ स्ट्रिंग S2 इज इक्वल्स टू सूर्या, अब अगर मैं कंटेंट कंपेयर करूँ और इक्वल कंपेयर करूँ, चलो ऊपर ही कर लेता हूँ ताकि आपको ऊपर ही दिख जाएगा। ये मैंने लिखा S और S2 में ई कंपेरिजन, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? पहले वाले में क्या आएगा आप लोग बताओ? पहले वाले में क्या आएगा आउटपुट बताओ? इसमें ये पहले वाले में हाँ S1 और S2 में हाँ, आउटपुट बताओ, अलग अलग नहीं बताओ। फॉल्स आएगा सर। दोनों की मेमोरी अलग अलग है, फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पे इस केस में फॉल्स आएगा, यानी कि दोनों के केस में फॉल्स ही आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेमोरी अलग है, इसका भी हैश कोड निकाल के देख सकते हो आप, अलग होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और मेथड चला दूँ, देखना ध्यान से, मैं यहाँ मेथड चला देता हूँ इक्वल इग्नोर केस। इसकी ज़रूरत पड़ जाती है हमें, पता है कब ज़रूरत पड़ जाती है? जैसे मान लो कि मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, कोई ऐप बना रहा हूँ, उसमें मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। अब यूज़र तो भाई पागल है, वो तो कुछ भी दे सकता है, इंटर कर सकता है, तो अपर केस यूज़र है, समझ रहे हो ना? हम मान के चलेंगे कि वो कैमल कुछ, केस में डालते हैं वो तो। हाँ वो कैमल केस में भी डाल सकता है। तो हम जो है कंपैरिजन कर लेंगे अपना इक्वल इग्नोर केस करके। वही इनकम करवाता है सर यूजर। हाँ मतलब वो तो ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ट्रू आ गया। तो ये प्रूफ हो गया या नहीं हो गया बताइए? तो मेरे ख्याल से आपको इक्वल्स और इक्वल में डिफरेंस समझ में आ गया। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर इक्वल मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास एंड इक्वल ऑपरेटर सेम होते हैं, है ना, और अगर इंटरव्यू में पूछा जाए इक्वल वर्सेस इक्वल, तो आप ऐसे ही बताएंगे कि सर इक्वल्स मेथड सर दो जगह है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर भी और स्ट्रिंग क्लास के अंदर भी है। तो जो ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल मेथड है वो दो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी पे कंपैरिजन करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास का जो इक्वल मेथड है तो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी पे कंपैरिजन करता है। ठीक है, कि अगर रेफरेंस आईडी सेम है तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। स्ट्रिंग क्लास ने उस मेथड को ओवरराइड कर रखा है और उसने कुछ ऐसा लॉजिक लिख रखा है कि भाई इक्वल मेथड कंटेंट पे कंपैरिजन करे। तो जो इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास है वो कंटेंट पे कंपैरिजन करता है दो स्ट्रिंग के। अगर दो स्ट्रिंग के कंटेंट सेम है तो रिटर्न ट्रू करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, वहीं पे जो इक्वल ऑपरेटर है वो क्या करता है भाई, वो दो ऑब्जेक्ट्स की रेफरेंस आईडी पे कंपैरिजन करता है, चाहे वो स्ट्रिंग के रेफरेंस आईडी हो, चाहे वो टेस्ट किसी क्लास की रेफरेंस आईडी या किसी भी टाइप की रेफरेंस आईडी। तो ये डिफरेंस होता है। बोलिए भाई, क्लियर? ये डिफरेंसेस यस सर। ऐसे अगर हम लोग स्ट्रिंग पे ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड भी चलाएंगे तो चलेगा, तो वही ना स्ट्रिंग क्लास का। स्ट्रिंग पे ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड कैसे चला सकते हो? चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पे जब चाइल्ड ने मेथड ओवरराइड कर रखा है तो पेरेंट के मेथड कभी चलेंगे ही नहीं ना। इसीलिए तो रूल पढ़ाया गया आपको, सारा रूल रेगुलेशन इसीलिए पढ़ाया गया। फिर वो मतलब आपको आईडी में दिखाता है ना, तो चल जाएंगे एक साथ ना, दोनों चल सकते हैं एक साथ, बिल्कुल सही कह तो सकते फिर क्या होगा उस केस में? ओवरराइट मतलब उसके ऊपर लिख देंगे सुपर और वो वाला हैं। एक method। बात बताओ, तो पहले वो स्ट्रिंग क्लास क्या आपने बना रखी है? ना हमने सुना हुआ नहीं। तो फिर जब हमने नहीं बनाई है तो फिर हम वहाँ पे सुपर कीवर्ड कैसे लिख पाएंगे? वो तो जावा की लाइब्रेरी में जाके चेंज मारना पड़ेगा ना आपको। हाँ ये तो है। वो भी तो बात है, वो सोचो आप। ठीक है। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से बना लेते हैं। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से बनाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, स्ट्रिंग S3
S3 इज इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे फिर से हमने लिखा स्ट्रिंग, और यहाँ पे डबल कोड में हमने क्या डाल दिया, फिर से लिख दिया हमने सूर्या। ठीक है, तो इस केस में ये सूर्या मतलब हीप पूल में मेमोरी नया बनाएगा ही नहीं, हीप में तो बार बार बनाता चला जाएगा। ठीक है, पूल में तो शेयर करता चला जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये था कि सर ये बाय डिफ़ॉल्ट किसको रेफ़र करता है, पूल वाले को या हीप वाले को, S3। तो S3 बाय डिफ़ॉल्ट हीप वाले को रेफ़र करता है। करता होगा। हाँ, हीप वाले मेमोरी को रेफ़र करता है, पूल वाली मेमोरी को रेफ़र नहीं करता। ठीक है, तो अगर मैं अब आपको मैंने बता दिया हीप वाले को करता है, तो अगर मैं इन दोनों पे इक्वल्स और इक्वल इक्वल चलाऊं तो क्या इक्वल्स में तो सेम आएगा, ट्रू आएगा, है ना। अगर इक्वल्स में तो ट्रू आ जाएगा, और इक्वल ऑपरेटर यूज करोगे तो फॉल्स आ जाएगा। इक्वल ऑपरेटर यूज करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। S3 और S4 फॉल्स आ जाएगा, सही बात है। लेकिन बात ये आ गई कि चलो ठीक है, मुझे ये कैसे पता चले कि भाई इसकी एक कॉपी पूल में गई थी, और मैं पूल वाले ऑब्जेक्ट्स को कैसे निकाल सकता हूँ, ये कोई बताए। किसी ने अगर पढ़ा हो कभी स्ट्रिंग कि हम पूल वाला डेटा कैसे निकाल सकते हैं। इंटर्न मेथड से सर। बिल्कुल सही बात है, हम इंटर्न मेथड के थ्रू पूल वाले जो है डेटा को फर्दर निकाल सकते हैं, पूल वाले ऑब्जेक्ट्स को हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। हम यहाँ पे चलाएंगे S3 डॉट इंटर्न, और इंटर्न मेथड होता है जो हमें वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है जो कहाँ पे है, स्ट्रिंग S5 वेरिएबल में हमने होल्ड कर लिया, पूल में जो पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मैंने S3 पे इंटर्न चलाया, S5 मिला, तो उसमें भी सूर्या होगा, यानी कि S और S5 एक ही होगा। तो ज़रा रेफरेंस आईडी दोनों का कंपेयर कर लेते हैं कि वो सेम है या नहीं। S और S5 अगर ट्रू आ गया तो मतलब दोनों की सेम मेमोरी है। इंटर्न एक मेथड होता है, ये देखो ट्रू आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने स्ट्रिंग कंपैरिजन कर लिया, बाकी भी बताएंगे। अब आप स्ट्रिंग के सारे मेथड्स कॉल करना शुरू कर सकते हो। स्ट्रिंग पे लेंथ मेथड कॉल करो, स्ट्रिंग, ये सब मेथड हैं स्ट्रिंग के, एक एक करके उसको पढ़ना शुरू करो, उस पर मेथड कॉल करना शुरू करो। लेंथ है, इक्वल्स है, बफर है, ये मेथड्स हैं। बस ऑब्जेक्ट बनाओ, मेथड कॉल करो। ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल करने की ज़रूरत है ना। कुछ अभी भी कॉल कर लेंगे, कुछ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कॉल करते चले जाएंगे। तो मेन कंसेप्ट भाई यही है।